Dayanand online classes. All the students are most welcome. Myself Om Prakash Sharma from Kota, Rajasthan. Being a physics lecturer, I am teaching you rotational motion before you. मैं आपको घूर्णन से संबंधित टॉपिक लेकर के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति क्या होती है। Rotational motion means a body rotate around the axis of the any body we know as rotational motion। यानी घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति का मतलब होता है घूर्णन गति कोई पिंड या वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करे, चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करे, उससे उस पिंड की घूर्णन गति कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में घूर्णन गति के बहुत से उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में घूर्णन गति के बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे अपन कहें पंखे की गति घूर्णन गति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है अपने अक्ष पर, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ में गति करता है वो चंद्रमा की घूर्णन गति कहलाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वो उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। इसके अलावा जैसे हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, दिस इज सन, और ये हमारी अर्थ है। अब इसमें ये पृथ्वी हमारी इस सन के चारों ओर गति कर रही है, तो ये इसकी घूर्णन गति कहलाएगी। तो अब इसके वृत्ताकार पथ में जो अर्थ गति कर रही है सन के चारों ओर, ये पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाएगी, यानी कि सूर्य के चारों ओर। तो हम इसको कह सकते हैं, मान लीजिए इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है और इस पिंड द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है, तो हम कह सकते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। मान लीजिए हमारी अर्थ बिंदु A से बिंदु B तक रोटेट होती है, तो हम कहेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि कोण को हम थीटा कह सकते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, इसको थीटा भी कहते हैं। चाप का मतलब मान लीजिए हो गया AB, त्रिज्या हो गई हमारी r, तो हम कह सकते हैं चाप AB बराबर r थीटा। और चाप का ऐसा साइन होता है, चाप AB इक्वल टू
आर थीटा और आर ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा क्या है, आर क्या है, टी क्या है। आर का मतलब जहाँ आर घूर्णन कर रहे पिंड के पथ की त्रिज्या है। ओमेगा पिंड का एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी अर्थात पिंड का कोणीय वेग है, तथा टी पिंड द्वारा लिया गया समय है। तो इस प्रकार हम इस रोटेशनल मोशन को, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी पिंड अपने अक्ष पर चारों ओर जो गति करता है उसकी वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसा कि आपके सामने हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, पंखे की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। हमारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ये आकाशीय पिंड जो एक एलिप्टिकल या वृत्ताकार पथ में जो गति कर रहे हैं किसी भी पिंड की, तो वो उसकी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। अब हम इसको संबंध समझेंगे कि जैसे एक होता है रैखिक वेग, एक होता है कोणीय वेग। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? ओके, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रैखिक वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारा कोई वृत्ताकार पथ में, मान लीजिए ये कोई पिंड है, यानी कि ये इसका केंद्र है, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है। मान लीजिए v वेग से कोई पिंड ए से बी तक जा रहा है और इस पिंड के इस वृत्ताकार पथ का जो ए बी है वो एक चाप है, एक खंड है ए बी, इसको हम चाप कहेंगे। ए बी के द्वारा इस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाया गया कोण मान लीजिए थीटा है। ओके, तो अपन कहेंगे कि जैसा कि वही रिलेशन अपन ने अभी पढ़ा था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हमारा थीटा है, चाप ए बी है और त्रिज्या आर है। यदि मैं इस चाप ए बी की लंबाई एस मान लीजिए इसकी लंबाई एस है और ये कण जो है हमारा, ये कोई कण है ए बिंदु पर, इस कण का रैखिक वेग v वेक्टर है, v वेग है और कोणीय वेग से गति कर रहा है। तो इस चाप ए बी बराबर चाप ए पी बराबर आर थीटा हुआ और ए बी को हम एस कह सकते हैं, एस बराबर आर थीटा। ओके, तो ये हमारी एक इक्वेशन आई, यानी कि चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण। ठीक है, अब इस कोण एक को, यानी समीकरण एक का यदि हम, आपने जो है पढ़ा होगा अवकलन, ठीक है, तो समीकरण एक की यदि हम
यदि समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें एक नया संबंध प्राप्त होगा। ओके, अब जैसे समीकरण 1 टी के सापेक्ष अवकलन करें तो आपने पढ़ा होगा, है ना, कि u भी, जैसे हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर जो है मेंशन करूँगा कि दो फंक्शनों का अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए y बराबर u भी आपके पास दो फलन है, और इसका यदि हम जो है t के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बटे dt इक्वल्स टू, तो कैसे अवकलन करेंगे, एक फंक्शन को हम, यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो एक बार u को कांस्टेंट रखेंगे, v का अवकलन करेंगे, फिर हम v को कांस्टेंट रखेंगे और u का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे u इंटू dv बटे dt प्लस v इंटू du बटे dt। जैसा कि आप 11th क्लास में चैप्टर 1 में अवकलन, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़ेंगे, तब आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे y बराबर u भी, तो दो फलनों का अवकलन का ये फॉर्मूला हो गया dy बटे dt इक्वल्स टू u इंटू dv बटे dt प्लस v इंटू du बटे dt। तो सेम फॉर्मूला भी अप्लाई है, यानी कि यही फॉर्मूला से हम समीकरण 1 का अवकलन, अब तुम समझ गए होंगे कि हम समीकरण 1 का अवकलन किस प्रकार करेंगे। तो समीकरण 1 का इस सूत्र से समीकरण अवकलन करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे ds बटे dt इक्वल्स टू r है, और r हमारा वन फंक्शन है, थीटा दूसरा फंक्शन है, तो r इंटू डी थीटा बटे dt प्लस थीटा को हम यदि कांस्टेंट रखें तो थीटा इंटू dr बटे dt। ओके, अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा व्हाट इज़ द ds बटे dt। ds बटे dt क्या है, यानी इसे हम v कहेंगे, वेग कहेंगे। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेग की परिभाषा कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी। वेग से क्या मतलब है, जब कोई, यानी कि दूरी के साथ, यानी किसी निश्चित समय अंतराल में, यानी दूरी का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, वेग कहलाती है। तो यहाँ पर ds बटे dt का मतलब हो गया v। सेम r इंटू डी थीटा बटे dt, यानी कोण का समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। जैसे हम ओमेगा कहते हैं तो डी थीटा बटे dt का मतलब हो गया ओमेगा। जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इस v को बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा को बोलेंगे अपन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे डी थीटा बटे dt को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बटे dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस थीटा इंटू डी आर बटे dt। तो डी आर बटे dt, अब जो कोई भी, जैसे हमारा सर्कुलर पाथ होता है, उस सर्कुलर पाथ की आर क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, और रेडियस किसी भी सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चाहे हम कोई सी भी त्रिज्या लें, R1,
R2, R3, R4, ये सब की सब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R, यानी कि त्रिज्या क्या है, समान है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं तो हम क्या प्राप्त करेंगे, यानी कि d/dt कांस्टेंट ऑलवेज बी गेट जीरो, हमेशा कांस्टेंट का समय के साथ या किसी भी वेरिएबल राशि के साथ जब अवकलन करते हैं तो हमेशा हम प्राप्त करेंगे जीरो। तो ये क्वांटिटी थीटा इंटू जीरो, यानी कि हम प्राप्त करेंगे v बराबर, यानी लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा r प्लस थीटा इंटू जीरो का मतलब जीरो। तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास रिलेशन आता है v बराबर ओमेगा r, अर्थात रैखिक वेग बराबर, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया, एक संबंध आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है तो आप कह सकते हैं v बराबर ओमेगा r, अर्थात रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि रैखिक वेग, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसका रैखिक वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो उसको हमने अभी डिराइव किया। तो हमने प्राप्त किया v = ओमेगा r, अर्थात रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ओके बच्चों, अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक जो हमने रिलेशन प्राप्त किया, इसी रिलेशन को यदि हम आगे और डिफ्रेंशिएट करें वंस मोर एक बार, तो हमें एक नया रिलेशन आएगा और वो क्या होगा देखिए। देखिए अभी आपने देखा v = ओमेगा r। ओके, ये हमने एक रिलेशन प्राप्त किया। इसी को यदि हम आगे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या प्राप्त करेंगे देखिए। v को यदि t के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए dv/dt = अब यहाँ पर हमारे पास वही, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, दो फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं, है ना। मल्टीपल फॉर्म में यदि दो फंक्शन हैं, वेरिएबल हैं, तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला डिनोट है ना, रिप्रेजेंट किया। तो अब देखिए सेम फार्मूला बी अप्लाई हियर, यही फार्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हम पाएंगे पहला फंक्शन ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू dr/dt। ओके, यानी पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखा, दूसरे का अवकलन ओमेगा इंटू dr/dt प्लस r को कांस्टेंट रखेंगे अब हम, और फिर ओमेगा का करेंगे तो d/dt। ठीक है, यानी v = ओमेगा r, और इसका हमने किया तो dv/dt हमारे पास क्या हुआ, dv/dt क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास के दौरान कि कोई भी पिंड का एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि हम कहेंगे किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, यानी एकांक समय में उसका वेग क्या कहलाता है, एक किसी पिंड द्वारा, किसी गतिमान पिंड v है, वेग है, इसका मतलब वो पिंड कैसा है, स्थिर है या गतिमान है, गतिमान होगा। तो किसी गतिशील पिंड के लिए निश्चित समय में या एकांक समय में प्राप्त वेग को हम उसका क्या कहेंगे, यानी कि उसके वेग को कहेंगे
त्वरण अर्थात वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण, एक्सेलरेशन। ओके, तो dv/dt बराबर हो गया a। ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन हुआ। सेम ओमेगा इंटू dr/dt। dr/dt क्या है? यानी कि ये हमारी दूरी है और ये t है। तो दूरी का परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन की दर, दूरी कहो या विस्थापन कहो, ठीक है। विस्थापन और दूरी में स्लाइटली डिफरेंस आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, यानी कि 1 डायमेंशन में, यानी कि दूरी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो dr/dt क्या है यहाँ पर? dr/dt हो गया हमारा v, यानी इसको बोलेंगे वेग, यानी a इज इक्वल टू dr/dt, सॉरी क्योंकि r कांस्टेंट है। r क्या है बच्चों? कांस्टेंट। और d/dr करेंगे t के सापेक्ष तो ऑलवेज वी गेट 0। ओके, तो ओमेगा इंटू dr/dt का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वांटिटी 0 प्लस r इंटू d/dt, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण कहलाता है। और कोणीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से, ठीक है। दिस इज अ ग्रीक लेटर, आपने पढ़ रखा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। उन्हीं में से अल्फा है, जैसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया a बराबर r अल्फा। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया जिसको हमने v इक्वल टू ओमेगा r से प्राप्त किया, a इक्वल टू r अल्फा। ओके, तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, यानी कि हमारे पास रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है? a इक्वल टू r अल्फा। इससे संबंधित भी आपको जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, उनकी ट्रिक्स भी आपको हम बताएंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर आप a इक्वल टू r अल्फा है ना, जहाँ पर a क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, और r रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं समझता हूं बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, a इक्वल टू r अल्फा। ओके, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है मास और वेट, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका हम मोमेंट ऑफ, इस चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न टाइप के ऑब्जेक्ट का, विभिन्न टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के हम क्या ज्ञात करेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता गुण ज्ञात करेंगे। जैसे आपकी डिस्क है ना, आपके जितने भी सॉलिड्स हैं, ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे डिस्क है और आपकी रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे।
ठीक है, और उन पर बेस क्वेश्चन आता है। तो ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानें कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास, केंद्रीय द्रव्यमान, है ना। और केंद्रीय द्रव्यमान को पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम कहेंगे मास। तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान कैसी राशि है। द्रव्यमान जैसा कि आप जानते हैं, द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ मेजर्ड इन केजी, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में, है ना। और इसको हम डिफाइन करें, है ना, इसको डिफाइन करें तो मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। तो अपन कहेंगे मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय इट, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम उसे कहेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान वह है जो उस वस्तु के अंदर विद्यमान है। यानी कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय इट, यानी कि उसके अंदर जो विद्यमान है उसे हम उसका मास कहेंगे। ठीक है, यानी तो हम यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। मास यानी कि द्रव्यमान क्या है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय इट, अर्थात इसको हम कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वह है जो उसके अंदर विद्यमान होता है, वह मात्रा है। मास क्या है, एक क्वांटिटी है, मात्रा है जो उसके अंदर एग्जिस्ट है, उसके अंदर है, तो ये मास कहलाता है। ओके, अब इसके बाद आता है वेट। वेट को हम स्लाइटली क्या कहेंगे, वेट का मतलब होता है, यानी कि दिस इज द जस्ट डिफरेंट। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी नंबर वन, मास इज द स्केलर, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ओके, नंबर वन। नंबर टू हम इसको कहेंगे, यानी W इज रिप्रेजेंटेड बाय W इजकल टू MC। यदि किसी भी बॉडी के मास को यदि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका वेट प्राप्त होता है। और वेट एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। और फोर्स कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और अपन इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेट इज द फोर्स दैट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, that is the attracted by the earth. It is the force which is equal to attracted by the earth. यानी कि भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, वो उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो हम समझ गए कि मास और वेट में क्या अंतर है। मास अदिश राशि है जबकि वेट सदिश राशि है। मास एक क्वांटिटी है, मात्रा है जो उस बॉडी के अंतर्गत एग्जिस्ट होती है, विद्यमान होती है। वाइल जबकि वेट एक प्रकार का फोर्स है जो ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द अर्थ, यानी कि हमेशा ये जो है ऊर्ध्वाधर लंबवत पृथ्वी की ओर कार्य करता है। यह एक बल है जिसका मान W इक्वल टू mg होता है। m यहाँ पर मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका SI पद्धति में इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। इसके पश्चात हम चलते हैं बल और बलाघूर्ण। बल और बलाघूर्ण में क्या रिलेशन होता है ये भी आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए,
अब बल और बलाघूर्ण के बारे में इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो देखिए, जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है जैसे स्फीयर है ना, और ट्रायंगल है ना, और आपका सिलेंडर है, तो जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है जिसका आकार सममित होता है उसका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई एट द पॉइंट वेयर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे सर्किल की, मान लीजिए हम जो है इसकी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए स्फीयर है ये, दिस इज स्फीयर, जैसे ये स्फीयर है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी है, जैसे कोई भी स्क्वायर टाइप, यानी कि ये सबके सब कैसी हैं? सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल बॉडीज, और सिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास लाई एट द कॉमन पॉइंट वेयर एक्सिस मीट एट ए कॉमन पॉइंट। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फिगर, यदि मैं इस रेक्टेंगुलर की बात करूं तो इसके दो एक्सिस होंगे, से एक्स एक्स डैश और अनदर बाई एक्सिस, ओके। तो देयर आर टू एक्सिस, अब दीज टू एक्सिस मीट दिस पॉइंट ओ, तो ओ इज द कॉल्ड, यानी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई एट द पॉइंट, सेंटर ऑफ मास लाई एट द पॉइंट ऑफ ओ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किसी भी पिंड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास जितने भी सिमेट्रिकल बॉडीज़ होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास, यानी कि उनके जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये एक्सिस जहाँ पर मीट करते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास पॉइंट, और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई एट दैट कॉमन पॉइंट विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ दैट बॉडीज़। उस वस्तु के जो अक्ष हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर वस्तु का, ये केवल और केवल यानी सिमेट्रिकल बॉडी की हम बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल जितनी भी बॉडी होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट पर लाई करता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं नंबर 1, तो 1 में आप देख रहे हैं इसका ये वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है, ओके। और ये इसका क्या है, यानी कि कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो इसका जो ये कॉमन पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है, यानी इसके एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश पर लाई करेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सिमिलरली दूसरे एक्सिस की बात करें, ये इसका एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्स डैश, ये इसका वाई एक्सिस हुआ, वाई वाई डैश। तो इस पिंड का, इस सिलेंड्रिकल बॉडी का
जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओ पर होगा, सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली स्फीयर, सिमिलरली हियर इस स्फेरिकल की बात करें हम तो इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, यानी डिफरेंट साइज ऑब्जेक्ट विच इज सिमेट्रिकल, तो वी कैन सी सेंटर ऑफ मास जो है उसके जितने एक्सेस हैं एक्स वाई जेड, यदि हम 2D की बात करें तो उसके 2 एक्सेस होंगे एक्स और वाई, 3D की बात करें उसके 3 एक्सेस होंगे, है ना। मान लीजिए कोई क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके 3 एक्सेस होंगे एक्स वाई जेड, तो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, होगा। तो वो तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, अब मैं समझ गया, मैं मतलब ये समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जितने भी सममित आकार की वस्तु होती हैं, सममित आकार सिमेट्रिकल बॉडीज़ होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई एट द point where all the axes meet intersect at that point। ओके, अब हम यदि अब प्रश्न उठता है, वन क्वेश्चन इज अराइजेस हियर कि सर व्हाट हैपेंड अबाउट द अनसिमेट्रिकल बॉडीज। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास अनसिमेट्रिकल बॉडीज है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। जैसे आपने मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए देखिए मैं आपको कोई एल आकार की एल सेक्शन एल टाइप की बॉडी देता हूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। देखिए मान लीजिए ये कोई एल टाइप की ऑब्जेक्ट है, अब एल टाइप की ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हम इसका सेंटर ऑफ मास इस प्रकार निकालेंगे। ये इसका एक्सेस हुआ और ये इसका बाई एक्सेस हुआ, तो इसका जो जैसा मैंने अभी डिफाइन किया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। सिमिलरली कभी कभी हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी वस्तु का कहाँ पर लाई करता है, यानी कि उसके सेंटर पॉइंट पर लाई करता है ना। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करें तो हम सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन मेथड से उसको छोटे छोटे अल्पांश पिंडों में, अल्पांश सूक्ष्म भागों में विभक्त कर उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, या इंटीग्रेशन मेथड से हम उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr², I = mr², जहाँ m मास ऑफ बॉडी होता है और r रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है ना। तो यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण, इस टॉपिक के बाद हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, है ना। और जड़त्व आघूर्ण से पहले मैं आपको बल आघूर्ण, है ना, और जड़त्व आघूर्ण में क्या रिलेशन होता है ना, यानी कि वो भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना, 1 by 1। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको m की ज़रूरत पड़ेगी तो m निकालना अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है, जैसे अपन को जैसे डिफरेंट बॉडीज़ का यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो डेरिवेशन है वो अलग अलग होता है, फार्मूला अलग अलग होता है, लेकिन जनरल मान लीजिए हम किसी भी पिंड का छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन r है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होगा I = mr²। तो ये पढ़ने से पहले डिफरेंट टाइप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी वस्तु के लिए बल आघूर्ण
और उसके कोणीय त्वरण में जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉ इक्वल टू आई एल्फा। ये एक रिलेशन है टॉ। टॉ मीन्स यानी कि टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें ये रिलेशन कैसे आया टॉ इक्वल टू आई एल्फा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी डिस्टेंस r है। इस r के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका मान लीजिए r, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो r के यहाँ पर अगर हम जो है दो कंपोनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी r को हम अल्फ़ा के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक तो हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मान लीजिए थीटा होगा, इसको अल्फ़ा माना है ना। तो फोर्स इनटू यानी कि बलाघूर्ण टॉ बराबर होता है, बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इनटू बल की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बलाघूर्ण को हम टॉ से व्यक्त करेंगे। बल हो गया हमारा मान लीजिए फोर्स, लंबवत दूरी हो गई हमारी r साइन एल्फा, r साइन एल्फा। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, टॉ इक्वल टू एफ आर साइन एल्फा। यदि हम इसको वेक्टर टर्म्स में व्यक्त करें तो टॉ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर, यानी कि बलाघूर्ण बराबर लंब इंटू लंबवत दूरी, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया हमारा बलाघूर्ण बराबर बल इंटू बल की लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम इसी रेफरेंस में हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं टॉ इक्वल टू आई एल्फा। तो ये हमारा हुआ बलाघूर्ण यानी कि बल बराबर यानी कि बल इंटू बल की लंबवत दूरी। तो ये हमारे पास यानी कि r cos एल्फ़ा और ये बल है हमारा F है ना। तो इस बल की यहाँ से लंबवत दूरी क्या होगी,
यानी इसकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन होगी r cos अल्फ़ा। यानी मान लीजिए ये इस कोण को हम अल्फ़ा कहें या थीटा कहें, मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, तो इसको कहेंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे r के, r cos अल्फ़ा और r sin अल्फ़ा, है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास से, यानी कि हमारा वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लीजिए ये इस पर कोई जो बल लग रहा है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है, यानी कि क्लॉकवाइज। कोई भी पिंड जैसे रोटेट होता है तो बलाघूर्ण का हम मान ज्ञात करेंगे, बलाघूर्ण बराबर बल इंटू बल की लंबवत दूरी, अर्थात टॉ इक्वल टू एफ इंटू आर कॉस अल्फ़ा। आपने वेक्टर चैप्टर में आप पढ़ोगे कि टॉ एफ आर, टॉ क्या है, बलाघूर्ण है, यानी ये टॉ की दिशा एफ और आर दोनों की लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।